हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कुछ स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट पर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर हम लोग आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स। आज हम लोग इस चैप्टर का जो थियरी पार्ट है, जो इंट्रोडक्शन है, डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में, समझेंगे चीज़ों को कि ये इन्वेस्टमेंट्स क्या है, इन्वेस्टमेंट कितने तरह के होते हैं, फॉर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट पर हम लोग बात करेंगे। इसका इंपॉर्टेंस क्या है इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स का, एक्स इंटरेस्ट क्या है, कम इंटरेस्ट क्या है, कि ये कैसे ये कैलकुलेट करते हैं, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट और सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, इसका कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सब आज हम लोग कैलकुलेट करना सीखेंगे। और जो जर्नल एंट्रीज हैं इस चैप्टर में करीब 8 से 10 जर्नल एंट्रीज मैक्सिमम होते हैं, वो जर्नल एंट्रीज करना हम लोग आज सीख लेंगे, डिटेल में बात करेंगे। कल से हम लोग इस चैप्टर का न्यूमेरिकल क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। चलिए शुरू करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स में हम लोग को ये समझना है, सबसे पहले तो ये इन्वेस्टमेंट क्या है, कितने तरह के इन्वेस्टमेंट होते हैं, यहाँ से हम लोग बात स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग जो समझने वाले हैं उसमें है मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, फॉर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कम डिविडेंड एंड एक्स डिविडेंड, की रूल्स कुछ हम लोग समझेंगे, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन्वेस्टमेंट का क्या है, पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट लेजर, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट और जर्नल एंट्रीज पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। एक एक करके सारे टॉपिक पर आज हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या है? तो जब भी हम लोग कोई एक मुश्त रकम, एक लमसम अमाउंट, हम लोग कोई शेयर्स, कोई डिवेंचर या कोई बॉन्ड्स खरीदने में जो पैसा हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, उसमें जो पैसा हम लोग निवेश करते हैं, उसको बाई करने में, परचेज करने में जो हम लोग पैसा लगाते हैं, इसको हम लोग इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। इन्वेस्टमेंट दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, दूसरी तरफ है आपका शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है, अगर हम लोग कोई इन्वेस्टमेंट परचेज करते हैं और एक साल उस इन्वेस्टमेंट को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और 1 ईयर के पीरियड के बाद हम लोग अगर उसको कभी भी सेल करते हैं या कहें रीसेल कर देते हैं, तो उसको हम लोग कहेंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लेकिन कोई इन्वेस्टमेंट जिसको हम लोगों ने 1 साल से कम ही टाइम तक अपने पास रखा, यानी हम लोगों ने कोई इन्वेस्टमेंट परचेज किया और 1 साल के अंदर अंदर हम लोगों ने उसको फिर सेल भी कर दिया प्रॉफिट कमाने के लिए या किसी और रीज़न से, तो उसको हम लोग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कहेंगे। चाहे इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म का हो या लॉन्ग टर्म का हो, कई ऐसे मौके आते हैं जब हम लोग को इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन करना पड़ता है। इसका वैल्यूएशन करने के जो तरीके हैं हम लोग उस पर बात करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन हम लोग कैसे करते हैं ये समझने वाले हैं आज हम लोग। ये इन्वेस्टमेंट का 2 प्राइस हो सकता है, एक कॉस्ट प्राइस हो सकता है और एक फेयर वैल्यू यानी मार्केट वैल्यू हो सकता है। तो जो आपका लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट है, इसका हम लोग हमेशा कॉस्ट वैल्यू हम लोग इसे कैलकुलेट करते हैं, उससे कंसिडर करते हैं। लेकिन जो हमारा जो करंट जो इन्वेस्टमेंट है, जो 1 साल के अंदर हम लोग इसको सेटल कर देते हैं, ऐसे इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन जो है या फेयर वैल्यू यानी मार्केट वैल्यू, तो एक हो गया आपका मार्केट वैल्यू जिसको फेयर वैल्यू भी कहते हैं, और दूसरा है कॉस्ट वैल्यू। तो विच एवर इज लोअर, इन दोनों वैल्यू में जो इसका वैल्यू कम होता है उसी वैल्यू को हम लोग कंसिडर करते हैं। तो आइए देखते हैं, चलिए बात करते हैं डिटेल में। इन्वेस्टमेंट्स आर एसेट्स हेल्ड बाय एन एंटरप्राइज फॉर अर्निंग इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड्स। कहता है कि कोई इंटरप्राइज के द्वारा अगर कुछ इनकम जनरेट करने के लिए जो एसेट्स खरीदे जाते हैं उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। और इनकम कैसे जनरेट होते हैं? तो बाय द वे ऑफ डिविडेंड के रूप में, इंटरेस्ट ब्याज मिलता है तो ब्याज के रूप में, रेंट में लगा करके आप उससे जो है इनकम जनरेट कर सकते हैं। फॉर द कैपिटल एप्रिसिएशन फॉर द अदर बेनिफिट्स टू द इन्वेस्टिंग एंटरप्राइज। और एक कैपिटल एप्रिसिएशन भी होता है। कैपिटल एप्रिसिएशन क्या होता है कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करके आपने अगर रखा है तो टाइम टू टाइम जो है इन्फ्लेशन के कारण और भी बहुत सारे दूसरे भी रीज़न है जिसके कारण उस इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ता चला जाता है। अगर आपने कहीं लैंड परचेज करके रखा है, गोल्ड परचेज करके रखा है, किसी भी कंपनी का शेयर, बॉन्ड या डिवेंचर अगर आपने परचेज करके रखा है, तो टाइम टू टाइम उसका वैल्यू बढ़ता है और फिर आपको एक अच्छा सा रिटर्न उससे मिल सकता है। तो एक तो आपका हो गया इंटरेस्ट मिल सकता है, डिविडेंड मिल सकता है, और कैपिटल एप्रिसिएशन यानी उसका वैल्यू अगर बढ़ जाए तो भी आपको सेल करने के बाद आपको बेनिफिट या इनकम उससे जनरेट हो जाता है। एन इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द परचेज ऑफ एसेट्स बाय अ कंपनी विद द इंटेंशन ऑफ अर्निंग इनकम। अर्निंग इनकम करने के लिए कोई भी इंटरप्राइज या कंपनी जो है इन्वेस्ट करती है, वो इनकम क्या है? तो इंटरेस्ट हो सकता है, डिविडेंड हो सकता है,
रेंट हो सकता है, एंड गेनिंग द कैपिटल एप्रिसिएशन इन द फ्यूचर, और फ्यूचर में कैपिटल एप्रिसिएशन यानी बढ़े हुए भाव में बेच करके पैसा कमा सकती है। इन कॉर्पोरेट अकाउंटिंग investments are recorded, valued and presented according to the accounting standards and the company policy। तो ये जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर जो हम लोग को इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स पढ़ना है, इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन, इसका शेयर, इसका सेलिंग और कॉस्ट वैल्यू जो हम लोग कैलकुलेट करना सीखेंगे, ये हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर और कंपनी पॉलिसीज के अंदर हम लोग को पढ़ना है, जिसके बारे में हम लोग आगे चल करके बात करेंगे। कॉर्पोरेशंस मेंटेन इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स टू रिकॉर्ड परचेजेस, सेल्स एंड इनकम सिस्टमेटिकली। अच्छा, अब बात करते हैं कि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स क्यों बनाते हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट को जब परचेज करते हैं, इन्वेस्टमेंट को अगर सेल करना हो और इन्वेस्टमेंट से जो जनरेट हुआ है हमारा इनकम, उस इनकम को अगर इवेल्युएट या कैलकुलेट करना हो, तो इसके लिए जो है हम लोग को इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स बनाना पड़ता है, जो हम लोग सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। They separate accrued interest or dividends earned before acquisition from post purchase earnings, ensuring accurate profit attribution। कहते हैं कि accrued interest कई बार कैलकुलेट करना पड़ता है। accrued interest क्या है? accrued interest का मतलब होता है interest earned but not received, यानी ऐसा इनकम का पैसा या इनकम जो हम लोगों ने अर्न कर लिया है, यानी कमा लिया है, लेकिन वो इंटरेस्ट का पैसा अभी हमारे खाते में आया नहीं है, वो इनकम हमारे हाथ में, वो इंटरेस्ट हमारे हाथ में आया नहीं है। इसको हम लोग बोलते हैं एक्रूड इंटरेस्ट। ये इनकम है एक तरह का, और एक्रूड इनकम बिजनेस के लिए एसेट्स है, कैपिटल, इसको हम लोग बैलेंस शीट में एसेट साइड में शो करते हैं। चलिए, आज का नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितने तरह के होते हैं? अभी हम लोगों ने चर्चा किया, दो तरह के इन्वेस्टमेंट होंगे। एक होता है आपका करंट इन्वेस्टमेंट, दूसरा होता है आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट्स इंटेंडेड टू हेल्ड फॉर अ शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड के लिए जिस इन्वेस्टमेंट को हम लोग अपने पास रखते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे करंट इन्वेस्टमेंट। और शॉर्ट पीरियड इन द सेंस होता है लेस देन 1 ईयर, यानी 1 साल से कम टाइम फ्रेम अगर है तो शॉर्ट पीरियड। इजीली मार्केटेबल। अच्छा, ऐसे जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है ये इजीली मार्केटेबल है, यानी मार्केट से ऐसे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को आप तुरंत बाय कर सकते हैं, तुरंत इजीली एंड क्विकली सेल भी कर सकते हैं। मेड टू पार्क सरप्लस फंड्स टेम्पररीली। और अगर आप इससे एक फंड जनरेट करना चाहते हैं टेम्पररीली, कम टाइम के लिए, तो आप जनरेट कर सकते हैं, एक पैसा बना सकते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे कि इक्विटी शेयर्स है, हेल्ड बाय द ट्रेडिंग, म्यूचुअल फंड शॉर्ट टर्म के लिए, गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल। अगर आप कोई म्यूचुअल फंड बाय करते हैं, गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल बाय करते हैं, या फिर अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, इक्विटी शेयर अगर आप बाय कर रहे हैं, तो इनको आप खरीद करके यानी बाय करके एक साल के अंदर अंदर अगर आप इसको सेल कर देते हैं, आपको इनकम जनरेट हो जाएगा। वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर ये सब आता है। वैल्यूएशन करना पड़ता है। करंट इन्वेस्टमेंट्स आर वैल्यूड एट अ कॉस्ट और द मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। अभी मैंने बात किया था कि ये जो करंट इन्वेस्टमेंट है, इसका वैल्यूएशन हम लोग को करना पड़ सकता है एट द एंड ऑफ द ईच अकाउंटिंग ईयर। अगर हम लोग 1 साल से ज़्यादा रखें तो लॉन्ग टर्म हो जाएगा, लेकिन अगर हम लोगों ने परचेज किया है और 6, 8, 7, 8 महीने के बाद ही अगर आपका मान लेते हैं कि अकाउंटिंग पीरियड का एंडिंग डेट अगर आ गया है, तो वैल्यूएशन सारे एसेट्स लायबिलिटी से करना पड़ता है। तो ये जो शॉर्ट टर्म आपके पास इन्वेस्टमेंट है, इसका भी वैल्यूएशन करना पड़ सकता है। तो इसका वैल्यूएशन जो है, आप 2 वैल्यू आएगा आपके पास। एक तो है मार्केट वैल्यू, यानी मार्केट वैल्यू यानी फेयर वैल्यू बोलते हैं। ये आज के डेट में इसका वैल्यू कितना है, मान लेते हैं 1 लाख रुपया। और इसका कॉस्ट वैल्यू कितना है, कॉस्ट वैल्यू कितना है इसका, तो मान लेते हैं 1,10,000। तो कहता है विच एवर इज लोअर इज अडॉप्टेबल इज कंसिडरेबल। यानी ये जो 2 वैल्यू सॉरी, यानी हमारे पास जो ये 2 वैल्यू होगा, एक है मार्केट वैल्यू और दूसरा है कॉस्ट वैल्यू। तो जो लोअर प्राइस है, जिसका वैल्यू कम है, यानी 110 और 1 लाख, तो 1 लाख इज द लोअर प्राइस हियर। तो 1 लाख को हम लोग यहाँ पर जो है कंसिडर करेंगे कि इसका वैल्यू हो गया 1 लाख रुपया इस साल के लिए, और हम लोग बैलेंस शीट में ऐसे ही शो करेंगे। तो वैल्यूएशन आप समझ गए हैं। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ये क्या है? तो इन्वेस्टमेंट इंटेंडेड टू बी हेल्ड फॉर अ लॉन्ग पीरियड, लंबे टाइम के लिए अगर हम लोग इसको अपने पास रखते हैं। लॉन्ग टाइम, लॉन्ग पीरियड का मतलब होता है मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा का टाइम। नॉट मीन फॉर क्विक रीसेल। क्विक रीसेल के लिए हम लोग उसको नहीं बाय करते हैं। जब भी हम लोग ऐसा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बाय करते हैं, तो 1 साल के बाद ही अगर हम लोग सेल करेंगे तो लॉन्ग टर्म तभी तो है। जैसे कि शेयर्स इन सब्सिडरी कंपनी, अगर हम लोग की सब्सिडरी कंपनी का शेयर्स खरीदते हैं,
डिवेंचर्स खरीदते हैं, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स अगर हम लोग खरीदते हैं, परमानेंट इन्वेस्टमेंट अगर हम लोग डिवेंचर खरीदते किसी कंपनी में अगर करते हैं, ये सब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है एक तरह से। वैल्यूएशन जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का हमेशा अगर आप कहें तो कह सकते हैं शोन एट कॉस्ट वैल्यू। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन हमेशा कॉस्ट वैल्यू में करते हैं, जबकि करंट इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू और दूसरी तरफ है कॉस्ट वैल्यू, विच एवर इज लोअर हम लोग उसको कंसिडर करेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, इसका क्या इंपॉर्टेंस है? तो हेल्प्स इन प्रॉपर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। एसेट्स का अगर आप वैल्यूएशन करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स के अंदर ही वो टूल्स और टेक्निक हम लोग को मिलते हैं जिससे हम लोग किसी एसेट्स का यानी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का भी वैल्यूएशन करते हैं। शोज ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन। इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स जो है ये हमारे बिजनेस का ट्रू वैल्यूएशन करने के लिए, एसेट्स का ट्रू वैल्यूएशन करने के लिए, फिनेंशियल पोजीशन का ट्रू वैल्यूएशन करने के लिए बहुत जरूरी है। इंश्योर द कंप्लायंस विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से कंप्लायंस से जुड़ा हुआ है, उसी से हम लोग को सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन पता चलता है। असिस्ट मैनेजमेंट इन इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अगर कोई आप डिसीजन लेना चाहते हैं तो उसमें मैनेजमेंट को ये असिस्ट करता है, सहायता प्रदान करता है, मदद करता है। फॉर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, अब हम लोग बात करेंगे इन्वेस्टमेंट कितने फॉर्म में, कितने रूप में, कितने तरह का देखने को मिलता है। तो इक्विटी शेयर के फॉर्म में, प्रेफरेंस शेयर्स के फॉर्म में, डिवेंचर के फॉर्म में हम लोग को दिख सकता है इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, म्यूचुअल फंड्स, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी या फिर एसोसिएट कंपनीज। तो इस तरह से इस अलग अलग फॉर्म में हम लोग को इन्वेस्टमेंट करने का जो है हम लोगों को ऑप्शन मिल सकता है। ये इतने तरह के इन्वेस्टमेंट अपने को देखने को मिलेगा। अब बात करेंगे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट क्या है, कैसे ये कैलकुलेट होता है, तो कॉस्ट पर बात करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट का जब भी कॉस्ट हम लोग कैलकुलेट करते हैं ना, तो इसमें कुछ चीज़ें इंक्लूड होती हैं। ये सबसे पहले परचेज प्राइस, इन्वेस्टमेंट का परचेज प्राइस कितना है। ब्रोकरेज, दलाली, यानी इन्वेस्टमेंट को परचेज अगर आपने डायरेक्ट कर लिया तब तो ठीक है, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट को आपने ब्रोकर के थ्रू, दलाल के थ्रू अगर खरीदा है तो ब्रोकरेज आपको पे करना पड़ा होगा। तो जो बाइंग प्राइस है उसमें हम लोग ब्रोकरेज को यानी दलाली को भी ऐड कर देते हैं, यानी उसको खरीदने में कुछ खर्च भी तो करना पड़ा आपको। तो मान लेते हैं 1 लाख का आपने जो है इन्वेस्टमेंट खरीदा सॉरी इन्वेस्टमेंट आपने 1 लाख का खरीदा है और 2% जो आपको ब्रोकरेज पे करना पड़ा, तो 1 लाख का 2% 2000 हो गया, तो 1,02,000 इन्वेस्टमेंट का वैल्यू, तो 2000 रुपये ऐड हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपको कोई कमीशन पे करना पड़ा है, स्टैम्प ड्यूटी जो उसमें लगा है, सिक्योरिटीज ट्रांसफर टैक्स लगता है, STT बोलते हैं इसको शॉर्ट में, तो ये भी जो है एक कॉस्ट है जो हम लोग को ऐड करना पड़ता है एट द टाइम ऑफ परचेजिंग इन्वेस्टमेंट। अदर एक्विजिशन एक्सपेंसेस, और अगर हम लोग कोई इन्वेस्टमेंट को अक्वायर कर रहे हैं तो दूसरे ढंग के दूसरे तरह के भी अगर कुछ खर्चे हैं, अदर एक्विजिशन एक्सपेंसेस है, उसको भी हम लोग ऐड कर देंगे और फिर ही जाकर के हमारा ये कॉस्ट इन्वेस्टमेंट का कैलकुलेट हो पाएगा। इसको इंक्लूड करते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिसको हम लोग इस कॉस्ट से एक्सक्लूड करते हैं, यानी हटाते हैं, यानी घटाते हैं, माइनस लेस कर देते हैं, जिसमें इंटरेस्ट एक्रूड बिफोर परचेज। जब आपने इन्वेस्टमेंट परचेज किया तो उसके पहले का अगर कोई इंटरेस्ट एक्रूड है यानी बाकी है तो वो आप माइनस कर देंगे, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट आपको नहीं पे करना है, फिर आपका वो आपको मिलेगा नहीं। सॉरी, डिविडेंड डिक्लेयर्ड बिफोर परचेज, और परचेज करने के पहले अगर कोई डिविडेंड डिक्लेयर किया गया है तो उसको भी जो है आपको इस इन्वेस्टमेंट के कॉस्ट के वैल्यू से माइनस कर देना होगा। अब बात करेंगे हम लोग कम डिविडेंड और एक्स डिविडेंड। कम का मतलब होता है सहित, सहित मतलब होता है प्लस कर देना है, और एक्स का मतलब होता है एक्सक्लूड कर देना, हटा देना। तो एक्स का मतलब होता है रहित, यानी उसको छोड़कर उसको हटाकर बात करते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम एरिया। इसमें हम लोग को कम डिविडेंड समझते हैं पहले। अच्छा, कम डिविडेंड, एक्स डिविडेंड, ऐसे कम इंटरेस्ट, एक्स इंटरेस्ट भी आपको देखने को मिल सकता है। कॉन्सेप्ट एक ही है, डिविडेंड की जगह में डिविडेंड, इंटरेस्ट की जगह में इंटरेस्ट है। तो कम डिविडेंड क्या है? कम का मतलब ऐड करके चलना है, तो प्राइस इंक्लूड्स डिविडेंड, ऐसा इन्वेस्टमेंट का प्राइस जिसमें कि हमारा डिविडेंड का वैल्यू, डिविडेंड का अमाउंट इंक्लूडेड है ऑलरेडी, इसको हम लोग कम डिविडेंड कहते हैं। बायर इज इंटाइटल टू रिसीव द डिविडेंड, और ऐसे स्थिति में बायर जो है वो अधिकारी होता है, इंटाइटल होता है डिविडेंड का अमाउंट को रिसीव करने का। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करते हैं ऐसे डिविडेंड का? तो डिविडेंड रिसीव्ड इज ट्रीटेड एज ए इनकम, ऐसे डिविडेंड को हम लोग इनकम ट्रीट करते हैं। फुल परचेज प्राइस इज ट्रीटेड एज अ कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, और हमारा डिविडेंड का जो फुल प्राइस है यानी फुल परचेज प्राइस इज ट्रीटेड एज अ कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, और जिसको जितने में हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट को परचेज किया है उसका जो कॉस्ट प्राइस होगा उसको हम लोग परचेज प्राइस कहते हैं, उसी को हम लोग कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं। एक्स डिविडेंड क्या है? तो प्राइस एक्सक्लूड्स डिविडेंड,
यानी जो हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट का प्राइस पे किया है उसमें से डिविडेंड को माइनस कर देना है, लेस कर देना है। अब जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग बोलते हैं एक्स, प्राइस एक्सक्लूड्स डिविडेंड, ऐसा डिविडेंड इसको माइनस कर दिया जाता है। तो डिविडेंड बिलोंग्स टू सेलर, डिविडेंड जो है ये वो सेलर से बिलोंग करता है, जबकि पहले वाला जो, अच्छा ठीक है, तो डिविडेंड बिलोंग्स टू सेलर, ये सेलर से बिलोंग करता है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है एक्स डिविडेंड का, तो डिविडेंड रिसिप्ट इज ट्रीटेड एज अ कैपिटल रिसिप्ट, ऐसे डिविडेंड को हम लोग कैपिटल रिसिप्ट मानते हैं। कैपिटल रिसिप्ट का मतलब होता है ऐसा रिसिप्ट जो कि साल भर में एक दो बार हो, अमाउंट उसका बड़ा होता है, जिसको हम लोग एज अ कैपिटल ट्रीट करते हैं, और बैलेंस शीट में जिसको हम लोग को शो करना पड़ता है। डिडक्ट डिविडेंड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट हम लोग जो बाय करने जा रहे हैं उसके कॉस्ट में से ऐसे डिविडेंड को लेस कर देना पड़ता है, माइनस कर देना पड़ता है, जबकि कम डिविडेंड में जो है हम लोग को उसको प्लस कर देना पड़ता है। डिवेंचर चैप्टर में आपने पढ़ा होगा एक्स इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट चैप्टर है तो यहाँ हम लोग कम डिविडेंड, एक्स डिविडेंड के नाम से हम लोग ये चीज़ों को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। की रूल्स, अब कुछ रूल्स पर बात कर लेते हैं। इंटरेस्ट एक्रूड बिफोर परचेज इक्वल टू कैपिटल रिसिप्ट, यानी अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट परचेज अभी तक नहीं किया है और इसके पहले ही अगर कोई एक्रूड इंटरेस्ट है इस इन्वेस्टमेंट पर, तो उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट। दूसरी तरफ है इंटरेस्ट आफ्टर परचेज, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने परचेज कर लिया है, इसके बाद कोई इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है, अब ये इंटरेस्ट हम लोग पाने के, एक्सेप्ट करने के, रिसीव करने के अधिकारी हैं, लेकिन ऐसे इंटरेस्ट को हम लोग रेवेन्यू बोलते हैं। यानी परचेज करने के पहले वाला इंटरेस्ट कैपिटल रिसिप्ट, और परचेज करने के बाद रेवेन्यू रिसिप्ट या रेवेन्यू इनकम इसको हम लोग बोलते हैं। इनकम में भी इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड फ्रॉम शेयर्स, इंटरेस्ट सॉरी अच्छा, ये जो इनकम है ये हम लोग को डिविडेंड के फॉर्म में मिल सकता है, यानी शेयर्स केस में, यानी अगर हम लोगों ने शेयर खरीदा है, शेयर बाय किया है, तो इससे जो इनकम जनरेट होता है उसको हम लोग डिविडेंड बोलते हैं। लेकिन अगर हम लोगों ने कोई डिवेंचर्स खरीदा है, कोई सिक्योरिटीज बॉन्ड खरीदा है, तो इससे जो इनकम जनरेट होता है उसको हम लोग इंटरेस्ट बोलते हैं। तो अलग अलग टर्म है हम लोग को ये समझने का, बोलने का। व्हेन इन्वेस्टमेंट्स आर सोल्ड, अब बात करते हैं कि जब इन्वेस्टमेंट को सेल कर दिया जाता है तब क्या होता है, तो प्रॉफिट या लॉस हो सकता है। तो सेल प्रोसीड्स, यानी जितना सेल हम लोग को प्रोसीड हुआ है, प्राप्त हुआ है, माइनस कर देना है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड। तो इन्वेस्टमेंट को जो हम लोगों ने सेल किया है उसका कॉस्ट कितना आया था, मान लेते हैं सेल प्रोसीड्स, प्रोसीड्स मतलब होता है प्राप्ति, प्राप्त। तो सेल प्रोसीड्स मान लेते हैं 10 लाख रुपया हम लोग को हाथ में आया है, हम लोगों ने प्राप्त किया है, सेल प्रोसीड्स का अमाउंट एज्यूम कर लेते हैं। माइनस कर देना कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड, जो इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने 10 लाख में सेल किया है इसका कॉस्ट कितना था, या इसका कॉस्ट लागत कितना लगा था, 8 लाख में हम लोगों ने कॉस्ट 8 लाख में खरीदा था, तो 10 माइनस 8, 2 लाख रुपए का हम लोगों को जो है ये प्रॉफिट हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। 8 लाख में खरीदा, 10 लाख में बेचा, 2 लाख का प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। लेकिन अगर इसी इन्वेस्टमेंट को जिसको हम लोगों ने 8 लाख में खरीदा था, अगर 7,80,000 में अगर हम लोग इसको सेल कर देते तो 20,000 का लॉस हो जाता है, इसको बोलते हैं लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। चाहे इन्वेस्टमेंट सेल करने से लॉस हो या फिर आपको प्रॉफिट हो, इन दोनों में से कोई भी अगर हो जाए, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट या फिर लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसको हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है। आपको पता है कि बिजनेस आपको पता है कि बिजनेस में जितने भी तरह के रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस है, लॉसेज है, इनकम है, गेन है, प्रॉफिट है, जो भी है, इन सबको हम लोग को एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है। तो ऐसे ही प्रॉफिट या फिर लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है, इसको भी हम लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है। आइए अब आगे बात करते हैं वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स ईयर एंड। एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर हम लोग को हर साल इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन करना पड़ता है। टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितने तरह के इन्वेस्टमेंट है, और वैल्यूएशन का मेथड क्या होता है। देखिए करंट इन्वेस्टमेंट जो है, इनका हम लोग वैल्यूएशन कैसे करते हैं, तो कॉस्ट प्राइस या फिर मार्केट वैल्यू, विच एवर इज लोअर, जो वैल्यू कम होगा उसमें इसका वैल्यूएशन कर देंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है, इसका वैल्यू हमेशा हम लोग कॉस्ट वैल्यू में करेंगे। और तीसरा होता है परमानेंट डिमिन्यूशन। परमानेंट डिमिन्यूशन वाले जो भी एसेट्स होते हैं, परमानेंट डिमिन्यूशन मतलब हमेशा के लिए वो डिमिनिश्ड हो जाते हैं, जैसे कि कोल माइंस, जैसे कि ऑयल वेल, कोयला निकालते जाएंगे तो एक दिन जो है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इसको डिप्लीटेड एसेट्स भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। वैसे तो राइट ऑफ एक्वायर्ड, तो इसको हम लोग को जो वैल्यू राइट ऑफ रिक्वायर्ड का मतलब होता है कितने दिन में हम उसको राइट ऑफ करेंगे, हटा देंगे उस वैल्यू को कंसीडर हम लोग करते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स AS 13 में
इन्वेस्टमेंट का सारा डिटेल है, जिसके अंतर्गत हम लोग इन्वेस्टमेंट का सारा डिटेल करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। इन्वेस्टमेंट मस्ट बी क्लासिफाइड एज अ करंट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 कहता है। आपको पता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 32 है, 32 है, उसमें नंबर सीरियल नंबर 13 है, जिसमें इन्वेस्टमेंट का डिटेल आपको देखने को मिलेगा। वहां लिखा है, कहता है कि इन्वेस्टमेंट को क्लासिफाई किया गया है दो तरीके से, एक है आपका करंट इन्वेस्टमेंट और दूसरा है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट जो है, अच्छा ये बातें बार बार दोहर जा रही हैं एक दो बार, आप इस पर इसके लिए वरीड नहीं होना। करंट इन्वेस्टमेंट का वैल्यू जो है जो लोअर होगा, चाहे कॉस्ट या फिर फेयर वैल्यू यानी मार्केट वैल्यू, उसमें जो लोअर होगा कंसीडर करेंगे, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को कॉस्ट वैल्यू में कंसीडर करेंगे। डिक्लाइन इन वैल्यू ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज रिकॉग्नाइज्ड ओनली इफ परमानेंट। लॉन्ग टर्म वैल्यू को हम लोग तभी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं जब ये परमानेंट नेचर का होगा, तभी। आइए, पर्पसेज ऑफ इन्वेस्टमेंट लेजर, अब हम लोग बात करेंगे इन्वेस्टमेंट लेजर का क्या पर्पस है, क्यों बनाते हैं इन्वेस्टमेंट लेजर यानी इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाकर, क्या पता चलेगा, समझते हैं। इन्वेस्टमेंट लेजर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ लेजर विच इज यूज्ड बाय द इन्वेस्टिंग कंपनी टू रिकॉर्ड ऑल द डिटेल्स ऑफ ईच इन्वेस्टमेंट। जितने भी इन्वेस्टमेंट हमारे पास है, 2, 4, 10, 20 जितने भी इन्वेस्टमेंट है, सारे इन्वेस्टमेंट का सेपरेट इन्वेस्टमेंट अकाउंट हम लोग बना सकते हैं, एक ही इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी बना सकते हैं। और ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना करके एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर हम लोग जानना चाहते हैं कि प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन पहले से आज ज़्यादा हुआ है या कम हुआ है। द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेंटेनिंग ऑन इन्वेस्टमेंट लेजर आर एज फॉलोज, लेकिन मेन रीजन क्या है, इट फैसिलिटेट्स प्रॉपर रिकॉर्डिंग ऑफ ईच सिक्योरिटी सेपरेटली। जितने भी अलग अलग तरह के सिक्योरिटी हैं, बॉन्ड है, शेयर्स है, इन्वेस्टमेंट है, इनका अलग अलग वैल्यूएशन करने के लिए हम लोग को ये जरूरत है। टू फैसिलिटेट्स collection of interest and dividend as and when they are due। अगर कोई इंटरेस्ट या फिर डिविडेंड वगैरह अगर ड्यू है जो हम लोग को मदद करता है कलेक्शन करने में, तो इसलिए भी इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट अगर हम लोग बनाते हैं तो हम लोग को पता चल जाए कोई भी इंटरेस्ट या कोई भी डिविडेंड अगर ड्यू है तो हम लोग उसको कलेक्ट कर लें। इट हेल्प्स टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। ये अकाउंटिंग पीरियड के एंड में हमारे इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन करने में मदद करता है। इट हेल्प्स टू डिटरमाइन द प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एनी सिक्योरिटी और इन्वेस्टमेंट और द एसेट्स। किसी भी इन्वेस्टमेंट को सेल करने से प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, ये भी हम लोग को पता चल जाएगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना करके। चलिए, अब हम लोग जो है कुछ प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो हम लोग बनाएंगे, तो वो सॉल्व करने के लिए हम लोगों को ये इन्वेस्टमेंट का जो है एट द टाइम ऑफ परचेज, एट द टाइम ऑफ सेल, हम लोग को ये इसका वैल्यूएशन करना पड़ता है। कम इंटरेस्ट या डिविडेंड वाला हो या फिर ये एक्स इंटरेस्ट या डिविडेंड वाला हो। तो आइए अब बात करते हैं। तो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट परचेज करेंगे तो एक्स इंटरेस्ट के थ्रू करेंगे तो कैसे कैलकुलेट करना है, कम इंटरेस्ट के थ्रू करेंगे तो कैसे करना है, ऐसे ही सेल में भी करेंगे। 2 और 2 4 कैलकुलेशन अभी हम लोग को सीखना है, फिर जनरल एंट्री भी सीखेंगे। तो एक्स इंटरेस्ट प्राइस अभी हम लोग समझते हैं। एक्स इंटरेस्ट का मतलब होता है जब हम लोग इंटरेस्ट को एक्सक्लूड करके, उसको इग्नोर करके चलेंगे तब। तो कॉस्ट ऑफ सिक्योरिटी या फिर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हम लोग सबसे पहले ले लेंगे। कोई भी इन्वेस्टमेंट जो हम लोग परचेज कर रहे हैं तो उसका वैल्यू कितना है, 10 लाख मान लिया। ऐड कर देना एक्सपेंसेस ऑन परचेजेस। अब हम लोग को इस इन्वेस्टमेंट को परचेज करने में जो ब्रोकरेज पे करना पड़ा है, एसटीटी बोलते हैं हम लोग, सिक्योरिटीज ट्रांसफर टैक्स, खरीदने में जो हम लोगों को इसमें टैक्स देना पड़ा है, ब्रोकरेज हो और भी कुछ खर्चे हैं, तो ऐड कर देंगे इसमें। इसको अब जो कॉस्ट आएगा इसको बोलेंगे नेट कॉस्ट। इसमें अब हम लोग का एक्स इंटरेस्ट है यानी इंटरेस्ट नहीं है, इसमें हम लोग को ऐड करना होगा। तो ऐड कर देंगे हम लोग इंटरेस्ट। अब जो वैल्यू आएगा टोटल पेमेंट, इतना ही हम लोग को करना है, इन्वेस्टमेंट हमारा हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट हम लोग को मिल जाएगा। दूसरा होता है कम इंटरेस्ट। कम इंटरेस्ट क्या है, हाँ जी, दूसरा होता है कम इंटरेस्ट। कम इंटरेस्ट प्राइस क्या है, जिसमें कि इंटरेस्ट शामिल है पहले से। इंटरेस्ट अगर पहले से शामिल है, इंक्लूडेड है, तो इसको हम लोग को माइनस कर लेना होगा, लेस कर लेना होगा। तो कॉस्ट ऑफ सिक्योरिटीज, ये तो पहले जैसा ही लेंगे, जो भी सिक्योरिटीज का या हमारा इन्वेस्टमेंट का जो कॉस्ट होगा वो पहले ले लेंगे, मान लेते हैं 10 लाख। अब एक्सपेंसेस ऑन परचेज, अब इस इन्वेस्टमेंट को परचेज करने में जो एसटीटी लगा है यानी सिक्योरिटीज ट्रांसफर टैक्स लगा है या फिर ब्रोकरेज वगैरह लगा है, इसको हम लोग ऐड कर देंगे। मान लेते हैं ये सब खर्चा होगा 10,000, तो 10 लाख 10,000 हो गया। ये जो वैल्यू आया इसको बोलते हैं टोटल पेमेंट। टोटल पेमेंट हम लोग का आ गया। इसमें अब हम लोग को लेस कर देना है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मान लेते हैं है हमारा 6,000, उसको हम लोगों ने लेस कर दिया, तो 10 लाख 10,000 माइनस 6, ये आ गया 10 लाख 4,000। इस वैल्यू को बोलेंगे नेट कॉस्ट। नेट कॉस्ट वैल्यू ये हो जाएगा, ठीक है। चलो
सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट का अब हम लोग बात करेंगे। हम लोगों ने परचेजेस में बात कर लिया, कम इंटरेस्ट हो तो कैसे करेंगे कैलकुलेशन, और एक्स इंटरेस्ट है तो कैसे करेंगे कैलकुलेशन। अब बात करेंगे सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। जब सेल करते हैं तो क्या होगा, हम लोग कंसीडर करना पड़ेगा सेलिंग प्राइस। तो इन्वेस्टमेंट को जितना में हम लोगों ने सेल किया है तो सेलिंग प्राइस पहले ले लेंगे। सेल करने में भी कुछ खर्चे होते हैं, ब्रोकरेज पे करना पड़ सकता है, सेलिंग एक्सपेंसेस हो सकता है, यानी इसको सिक्योरिटीज को, इस इन्वेस्टमेंट को सेल करने में सिक्योरिटीज ट्रांसफर टैक्स लगता है। इन सबको हम लोग ऐड कर लेंगे, जो वैल्यू आएगा इसको बोलेंगे नेट सेलिंग प्राइस। इसमें सब हम लोग इंटरेस्ट, तो ये एक्स इंटरेस्ट है ना, तो एक्स में क्या करना होता है, माइनस करना होता है। तो अब हम एक्स मतलब पहले से इंटरेस्ट ऑलरेडी माइनस डिडक्टेड है, तो एक्स इंटरेस्ट में क्या करना होगा, हम लोग उसको ऐड इंटरेस्ट अब हम लोग उसको ऐड कर देंगे, जो वैल्यू आ जाएगा टोटल अमाउंट रिसीव्ड, इतना ही अमाउंट हम लोग को रिसीव हुआ है। चलो अब कम इंटरेस्ट वाला बात करते हैं। कम इंटरेस्ट का मतलब पहले से इसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, तो सेलिंग प्राइस हम लोग ले लेंगे। ठीक, उसमें से अब हम लोग जितना में सेल कर रहे हैं उसमें से खर्चा वगैरह जो भी होगा उसको हम लोग माइनस कर देंगे, क्योंकि वो पैसा तो हमारे पास आएगा नहीं, और ऐसे भी वो खर्चा जो है हम लोग को काट के ही हमारे हाथ में पैसा आता है। जैसे 10 लाख का हम लोग अगर 10 लाख में इन्वेस्टमेंट सेल कर रहे हैं और उसमें ब्रोकरेज लग गया मान लो 2%, तो 10 लाख का 2% होता है आपका 20,000, तो 20,000 माइनस करने के बाद 9,80,000 हमारे हाथ में आएगा। तो सेलिंग एक्सपेंसेस, ट्रांसफर वगैरह जो भी खर्चा है माइनस कर देंगे, जो वैल्यू आएगा टोटल अमाउंट रिसीव्ड, इसको हम लोग बोलते हैं। इसमें अब हम लोग का जब कम इंटरेस्ट है तो इंक्लूडेड है, तो क्या करेंगे, लेस इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट को हम लोग इसमें से लेस कर देंगे, अब जो वैल्यू आएगा इसको हम लोग बोलेंगे नेट सेलिंग प्राइस। ठीक है, चलो तो चारों हम लोगों ने कैलकुलेशन देख लिया है, सेलिंग वाला भी 2, परचेज वाला भी 2। अब हम लोग जनरल एंट्री का पर बात करते हैं। जनरली 8 से 10 जनरल एंट्री हम लोग को देखने को मिलेगा। अभी मैंने 9 जनरल एंट्री लिया है। जब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे तो डिटेल में जब बात करेंगे तो बहुत सारा एंट्री और भी जो भी होगा सब पर बात कर लेंगे, तब आपको अच्छे समझ में आएगा। अभी समझते हैं, आइए। तो ऑन परचेजेस ऑफ इन्वेस्टमेंट, जब इन्वेस्टमेंट हम लोग परचेज करेंगे तो क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट हमारे पास आ जाएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे, और उस इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट जो है स्टार्टिंग में हम लोग को पे करना पड़ेगा। ये इंटरेस्ट जो है ये हमारे लिए क्या हो जाता है, एक तरह का आप इसको एक्सपेंसेस समझ सकते हैं, विच वी हैव टू पे। नॉमिनल अकाउंट कहता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, तो उसको आप एक्सपेंसेस समझ कर डेबिट कर दीजिए। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो मान लेते हैं 10 लाख का हमारा है इन्वेस्टमेंट, 10,000 का है हमारा इंटरेस्ट, ऐड कर देंगे तो टू बैंक अकाउंट 10,10,000। ठीक है, चलिए इसके बाद है आपका सेकेंड एंट्री, व्हेन इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज रिसीव्ड। जब भी हम लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है, अब हम लोग को उस पर इंटरेस्ट रिसीव होगा। इंटरेस्ट जब रिसीव होगा तो कैश के फॉर्म में हमारे हाथ में आएगा, तो हम लोग एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, या टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। बैंक अकाउंट डेबिट इसलिए करेंगे क्योंकि इंटरेस्ट हमारे पास जो है वो कैश के फॉर्म में आएगा, बैंक जो फॉर्म में मान लेते हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट। और इंटरेस्ट चूंकि एक तरह का इनकम है, तो नॉमिनल अकाउंट कहता है कि क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स, ये एक तरह का इनकम है, क्रेडिट करना होगा, तो टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, एंट्री नंबर 3 ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, जब इंटरेस्ट सेल कर देंगे तो क्या करेंगे, परचेज में जो एंट्री किया था उसका उल्टा एंट्री कर देंगे। इन्वेस्टमेंट चला गया तो टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, और पैसा आ गया तो बैंक अकाउंट डेबिट, और इंटरेस्ट को भी क्रेडिट कर देंगे। तो फिर पैसा आ जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, और टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, और टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, टू इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट को भी, इंटरेस्ट को भी क्रेडिट कर देंगे, इन्वेस्टमेंट को भी क्रेडिट कर देंगे। आपको याद रखना है कि इन्वेस्टमेंट के साथ साथ आपका इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट यानी इंटरेस्ट भी चलेगा। इन्वेस्टमेंट डेबिट है परचेज के टाइम में, तो इंटरेस्ट भी डेबिट है। सेल के टाइम में इन्वेस्टमेंट क्रेडिट है, तो फिर इंटरेस्ट भी इसका क्रेडिट है। आइए अब है फोर्थ एंट्री, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। देखिए जब भी हम लोग इन्वेस्टमेंट को सेल करते हैं और अगर हमारा प्रॉफिट हो गया तो हम लोग एंट्री क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी टू पीएल अकाउंट। देखिए एंट्री तो हम लोग उसमें अमाउंट वगैरह सारा कुछ रहेगा, एक साथ हम लोग एक कॉम्प्लेक्स एंट्री करेंगे, कंपाउंड एंट्री। अभी मैं शॉर्ट में बात कर रहा हूँ। जो भी जैसे मान लिया हमारे पास एक 20 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है, सेल कर रहे हैं 22 लाख रुपए में, 2 लाख का हम लोग को प्रॉफिट हो गया। तो अगर 20 लाख का इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन को 22 लाख में सेल करेंगे, 2 लाख का प्रॉफिट है, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट का वैल्यू ज्यादा हुआ, 20 लाख का इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन 22 लाख में हुआ, तभी तो सेल हुआ। तो एसेट से इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन अगर ज्यादा करना हो, एसेट्स का वैल्यू को बढ़ाना हो, तो आपको पता है उस एसेट्स को उस सरप्लस वैल्यू से जो है और हम लोग को डेबिट करना होता है। तो हम लोग कर देंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 2 लाख से एडिशनल वैल्यू से,
और ये जो पैसा है जो हम लोग को प्रॉफिट हो गया एक तरह से, इसको पीएल में ट्रांसफर करना होता है। बिजनेस का किसी भी तरह का एक्सपेंसेस हो, लॉसेस हो, प्रॉफिट हो, गेन हो, इसको हम लोग को सबको पीएल में ट्रांसफर करना होता है। तो ये एक तरह का प्रॉफिट है। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट करेंगे और टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जब जब प्रॉफिट हो, जब भी हमारे बिजनेस में कोई इनकम हो, गेन हो या प्रॉफिट हो, तब तब पीएल अकाउंट क्रेडिट होता है। डेबिट किसको करेंगे? द रीजन ऑफ प्रॉफिट और इनकम। तो रीजन क्या है? इन्वेस्टमेंट यानी सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उल्टा भी हो सकता था, इन्वेस्टमेंट को जब हम लोगों ने सेल किया लॉस हो गया, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू जब बढ़ा तो प्रॉफिट हुआ, इन्वेस्टमेंट को डेबिट किया। जब इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कम हो गया अभी के वैल्यू से, तो इन्वेस्टमेंट को हम लोग को क्रेडिट करना पड़ेगा टू इन्वेस्टमेंट। डेबिट किसको करेंगे? पीएल अकाउंट को। जब जब लॉस होता है, एक्सपेंस होता है, तो हम लोग पीएल अकाउंट को डेबिट करते हैं। तो पीएल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। क्योंकि किसी भी तरह का प्रॉफिट, लॉस, गेन जो भी हो पीएल में ट्रांसफर करना होता है, तो लॉस को भी ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो फिर पीएल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट लॉस के केस में। ठीक है, अब एंट्री नंबर 6 देखते हैं। अभी तक हम लोगों ने जो देखा था कि इन्वेस्टमेंट को हम लोग सेल कर रहे हैं, और इन्वेस्टमेंट को सेल करने से कभी प्रॉफिट हो रहा है तो कभी लॉस हो रहा है। तो प्रॉफिट या लॉस जो भी हम लोग को हो रहा है उसका हम लोग को एंट्री करना होता है। हम लोगों ने दोनों एंट्री देख लिया है। अब हम लोग समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं कि अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट को सेल ना करें, अपने पास ही इन्वेस्टमेंट है, लेकिन एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर हम लोग को इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन करना पड़ता है, और वैल्यूएशन करने से हम लोग को प्रॉफिट हो सकता है या लॉस भी देखने को मिल सकता है। प्रॉफिट या लॉस ये रियलाइज नहीं हुआ है, इसको हम लोग रियलाइज्ड प्रॉफिट नहीं बोलेंगे। सेल करेंगे तब तो रियलाइज होगा, लेकिन ऐसे प्रॉफिट या लॉस को भी हम लोग को पीएल में ट्रांसफर करना होता है। वैल्यू बढ़ गया इन्वेस्टमेंट का, प्रॉफिट हो गया, ट्रांसफर करना पड़ता है। भले ही आपका नॉन रियलाइज्ड या नॉट रियलाइज्ड या अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो वैल्यूएशन करने से अगर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ तो भी पीएल में ट्रांसफर करना पड़ेगा। एंट्रीज लेकिन वही होगा, एंट्रीज वही होगा। वैल्यूएशन में अगर इन्वेस्टमेंट का वैल्यू जो है पहले प्रेजेंट वैल्यू से ज़्यादा दिख रहा है, इस सरप्लस वैल्यू, बढ़े हुए एक्सेसिव वैल्यू से हम लोग उसको प्रॉफिट समझेंगे, और फिर वैसा ही एंट्री करेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट। ये देखिए, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट। वैल्यूएशन करने से पता चला इन्वेस्टमेंट का वैल्यू जो है वो प्रेजेंट वैल्यू से कम आंका गया है, देखा हम लोगों ने, तो हम लोग वही एंट्री करेंगे इन्वेस्टमेंट को सेल करने से जो लॉस होता था, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, यानी पीएल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो ये उस तरह का एंट्री देखने को मिलेगा लॉस के केस में, अगर वैल्यूएशन कर रहे हैं तो पीएल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। व्हेन इंटरेस्ट इज एक्रूड, लेकिन जब इंटरेस्ट एक्रूड हो, इंटरेस्ट बाकी हो, तब क्या एंट्री करेंगे? एक्रूड शब्द का मतलब होता है बाकी। कैसा बाकी? और इनकम के लिए यूज हो रहा है, यानी कोई भी ऐसा इनकम विच वी हैव अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, यानी कोई भी ऐसा इनकम, कोई भी ऐसा आय जो हम लोगों ने कमा लिया है लेकिन अभी तक रिसीव नहीं किया है, हाथ में वो पैसा आया नहीं है। इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने कर लिया है, इंटरेस्ट हम लोगों ने कमा लिया है, लेकिन अभी तक हाथ में आया नहीं है। कई बार ऐसा देखने को मिलेगा, जैसे मान लेते हैं हम लोगों ने कोई इन्वेस्टमेंट किया है और उस पर जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट हम लोग को रिसीव होता है साल में 2 बार, ट्वाइस इन अ ईयर, विद द पीरियड ऑफ, विद द इंटरवल ऑफ 6 मंथ। तो एक बार 30 जून को यानी 30 जून को मिलेगा एक बार आपको इंटरेस्ट मान लेते हैं, और एक बार मिलेगा 31 दिसंबर को। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए, जब हम लोग 31 मार्च, और हमारा अकाउंटिंग ईयर कब है, क्या है, ये चलता है 1 अप्रैल टू नेक्स्ट ईयर 31 मार्च। आज आ गया है 31 मार्च। आज हम लोग जो है सारा कैलकुलेशन कर रहे हैं, लेकिन अभी हम लोग को सेकेंड जो इंस्टॉलमेंट है इंटरेस्ट वाला वो रिसीव नहीं हुआ है। वो कब हम लोग को रिसीव होगा? वो 30 जून को रिसीव होगा अभी। लेकिन अब आप ध्यान दीजिए कि 31 मार्च का अगर हम लोग डेट देखें तो यहाँ से 3 महीने के बाद आएगा जून। तो अभी जो है जब रिसीव होगा तब होगा, लेकिन अभी तो हम लोगों ने वो जो जून के बाद जो हम लोगों ने इंटरेस्ट कमा लिया है, यानी पूरे जून तक का तो आ ही चुका था, लेकिन उसके बाद जो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यहाँ तक जो हम लोग को रिसीव हो गया है, इसका तो इंटरेस्ट अभी हमारे हाथ में आया नहीं है। वो कब आएगा? जून में आएगा। तो ये जो 3 महीने का जो गैप हम लोग को हो गया है 3 महीने के बाद, तो वो इंटरेस्ट, कहने का मतलब ये है कि हम लोग जब 31 मार्च को जो हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन कर रहे हैं, तब तक 31 मार्च तक का तो हम लोगों ने इंटरेस्ट कमा ही लिया है, 30 जून तक का नहीं कमाया है, अगले 3 महीने का, तो वो मेरा भी नहीं है, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये जो 31 मार्च तक का जो हम लोगों ने इंटरेस्ट कमा लिया है, ये इंटरेस्ट हम लोग को हाथ में नहीं आया है। तो
तो ये हमारे लिए दिक्कत की बात है। ऐसे इंटरेस्ट को हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट एक्रूड, जो कमा तो लिया है लेकिन अभी हाथ में नहीं आया है, बाकी है, तो इंटरेस्ट एक्रूड इसको बोलेंगे। कोई भी इंटरेस्ट यानी कोई भी इनकम जो हम लोगों ने अर्न कर लिया है लेकिन रिसीव नहीं किया है, इसको बोलते हैं अनअर्न्ड इनकम, या फिर इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। ऐसा इनकम जो है हमारे बिजनेस के लिए एसेट्स होता है। एसेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए डेबिट करना होता है, एसेट डेबिट नेचर का होता है, तो हम लोग डेबिट करेंगे, तो एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट और टू इंटरेस्ट अकाउंट हम लोग को करना होता है, ठीक है। इसके बाद एंट्री नंबर 9 है व्हेन इंटरेस्ट इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो भी हमारा बिजनेस में एक्सपेंसेस है, लॉसेस है, इनकम गेन प्रॉफिट जो भी हो, सबको पीएल में ट्रांसफर करना होता है। इंटरेस्ट भी हमारे लिए एक तरह का इनकम है, इसको भी पीएल में ट्रांसफर करना पड़ेगा। इंटरेस्ट जो है बिजनेस के लिए एक तरह का इनकम है, क्रेडिट नेचर का होता है, क्रेडिट पहले हो रखा है हमारे, आप इंटरेस्ट में देख रहे होंगे। लेकिन जब इस इंटरेस्ट को हम लोग पीएल में ट्रांसफर करेंगे तो इसका जात बदल जाएगा, यानी इसको ट्रांसफर कर देंगे तो ये एक्सचेंज हो जाएगा। जो इंटरेस्ट क्रेडिट हो रखा था अब डेबिट हो जाएगा। हम लोग एंट्री क्या करेंगे, तो हम लोग एंट्री करेंगे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नरेशन आप साथ साथ लिखते जाना प्लीज, है ना। चलो, तो आज हम लोग को इतना ही करना था। आज हम लोगों ने जनरल एंट्री सीख लिया है, और परचेज के टाइम में एक्स इंटरेस्ट हो या फिर कम इंटरेस्ट हो, सेल के टाइम में एक्स इंटरेस्ट हो या कम इंटरेस्ट हो, हम लोग ये प्राइस कैसे कैलकुलेट करते ये सीखा है, और जो थ्योरी था इस पार्ट का वो आज हम लोगों ने समझ लिया। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर से जो है, नेक्स्ट पार्ट से जो है हम लोग इस चैप्टर का न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो उसको आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं मुझे जरूर बताएं। और कुछ बच्चों ने कमेंट सेक्शन में डाला है, उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि सर बजटरी कंट्रोल स्टार्ट कीजिए। कुछ बच्चों ने कमेंट किया है कि सर इनकम टैक्स का 3 शायद चैप्टर मैंने वीडियो अपलोड किया है। इसके बाद जो बचा है वीडियो वो कह रहे हैं अपलोड करने के लिए, तो वो भी मैं अपलोड करूंगा धीरे धीरे। तो खैर अब मुझे कुछ टाइम दीजिए। आज हम लोग इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।